अब उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी? उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में उपचुनाव का बिगुल बजा है। कुछ राज्य में सियासी मौसम बदला बदला सा है। 2 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है, मंगलौर की सीट और बद्रीनाथ। इन दोनों सीटों का बड़ा दिलचस्प समीकरण है। मंगलौर, जहां बीएसपी का हाथी अपने सियासी वजूद और अपनी ताकत को कई बार दिखा चुका है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस नजर गड़ाए हुए है। इसके पीछे एक आधार भी है। और दूसरी सीट है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ये वो सीट है जहां से राजेंद्र भंडारी, जिनकी आप तस्वीर अभी देख रहे थे, भंडारी जी बीजेपी में आ गए, कांग्रेस का दामन छोड़ के। और भंडारी जी की सियासत का दिलचस्प किस्सा भी है। इस सीट पर उनका अपना वजूद और अपनी ताकत भी है, इसलिए पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी यहां पर महत्वपूर्ण होगा। माना यह जा रहा है कि राजेंद्र भंडारी ही प्रत्याशी होंगे, मगर क्या इस बार उन्हें पाला बदलने का इनाम मिलेगा या जनता वोट की चोट देगी? दोनों बड़े दिलचस्प मुकाबले हैं। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। बीजेपी पैनल तैयार कर रही है, कांग्रेस भी चेहरों की तलाश में है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी की राह मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों में आसान होगी? यह बात हम क्यों कह रहे हैं, पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लोकसभा चुनाव को खत्म हुए अभी जुमा एक हफ्ते का समय भी नहीं हुआ है कि अब फिर से उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए 10 जुलाई को वोटिंग और 13 जुलाई को नतीजों की तारीख मुकर्रर है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के भाजपा में चले जाने के बाद खाली हुई है, जबकि मंगलौर विधानसभा से बसपा विधायक शरबत करीम अंसारी के आकस्मिक निधन से खाली हुई थी। बद्रीनाथ सीट का मुकाबला रोचक इसीलिए बन रहा है क्योंकि पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेसी विधायक के भाजपा में चले जाने के बाद अब इस सीट पर सियासी समीकरण बदल चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर पार्टी नेताओं के साथ मंथन शुरू कर दिया कि आखिरकार प्रत्याशी कौन हो सकता है, जबकि भाजपा प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी कसरत कम कर रही है। लगता है कि बद्रीनाथ में तो दांव राजेंद्र भंडारी पर लगेगा, मगर मंगलौर पर सस्पेंस है। भारतीय जनता पार्टी दोनों बाय इलेक्शन बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा की हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जहाँ हमने प्रभारी पहले बना दिए थे, आज हम दोनों सीटों के लिए पैनल केंद्र को भेज देंगे और मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। उसका स्टार प्रचारकों की सूची पर हमारा मंथन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों विधानसभाओं के अंदर सभाएं हों, इसका हमने चार्ट हमने तैयार किया है। पिछले अगर आप लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट देखें तो बद्रीनाथ सीट को हम लगभग 18,000 वोट से आ रहे थे और इस बार हमने वो मार्जिन को 8,000 पे लेके आए हैं। 10,000 वोट कवर हुआ है राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाने के बाद। तो जिस तरीके से लोगों में नाराज़गी है, और मुझे लगता है क्योंकि केंद्रीय चुनाव और इस पर फ़र्क रहता है, तो इस चुनाव को हम बहुत अच्छे मार्जिन से बद्रीनाथ की सीट बद्रीनाथ विधानसभा सीट 2019 में 18,000 वोटों के लिए भाजपा के पास थी, जबकि 2024 के चुनाव में भाजपा की ये लीड घटकर मात्र 8,000 रह गई है। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने 2024 के इस लोकसभा चुनाव में 23,000 की
बड़ी लीड हासिल की है। लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां भले ही अलग हो, लेकिन पहाड़ी जिलों में बद्रीनाथ विधानसभा सीट का सियासी समीकरण हमेशा ही भाजपा और कांग्रेस के बीच रोचक मुकाबले का गवाह रहा है, जबकि मैदानी सीट मंगलौर में हमेशा मुकाबला बीएसपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला है। खैर, ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो अब उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ ये तीन मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। देवेंद्र भसीन साहब हैं, राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। आशीष नोटियाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। और नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सेठी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही के साथ करना चाहूंगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तो बदलता है और उससे तेजी से सियासत का मौसम भी बदल जाता है। और उत्तराखंड में कब, कहां, कैसे, क्यों, ये तो कई बार सबने देखा, लेकिन जो मौसम का मिजाज है, क्यों कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है बद्रीनाथ और मंगलोर में? पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। तिलक जी, यहाँ पे देवभूमि गॉड गिफ्टेड है। यहाँ केवल मौसम का मिजाज नहीं, राजनीति का मिजाज भी, लोगों का मिजाज, और यहाँ की जमीन और यहाँ मिट्टी, यहाँ की हवाएं, यहाँ के पेड़ पौधे, सबका मिजाज बहुत ही तेजी से बदलता है। आप स्वयं यहाँ के पूरे वातावरण से बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हैं। आपकी पत्रकारिता का शुरुआती दिनों का शुरुआत देहरादून उत्तराखंड से ही है जी। तो ये जो इस समय वर्तमान हालात हैं, जो संसदीय क्षेत्र के वोट पड़ते हैं और जो विधानसभा के वोट होते हैं और जो स्थानीय निकाय, इन तीनों का मिजाज अलग रहता है। इनका मिजाज बिल्कुल एक अलग ट्रेंड पर चलता है। ये इस समय टेम्पो भारतीय जनता पार्टी का निसंदेह बहुत हाई है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा हैं वहां पे, क्योंकि जिन क्षेत्रों में, जहां जैसे बद्रीनाथ वाले क्षेत्र में जैसे राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने उसी जगह से जैसे संभावित तौर पर उन्हीं को प्रत्याशी बनाएगी पार्टी, हाँ। तो वहां उनके लिए कोई केक वॉक नहीं है, क्योंकि आउटर साइड पे भंडारी जो है वो पीछे रहे थे मतों के हिसाब से। इंटरनल हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की 10,000 से ज्यादा बढ़त थी उस क्षेत्र में, तो वहां डाइसी सा वो है। मंगलोर में जो है तो कांग्रेस का अपर हैंड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कहने की, क्योंकि दुगने से ज्यादा मार्जिन से वहां पे इस बार के वहां के चुनाव में परिणाम रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि विधानसभा के चुनाव का पैटर्न वोटिंग का और जो संसद का होता है वो अलग अलग होता है। हाँ, उस पर स्थानीय मुद्दे, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी अगर ये सोचकर चल रही है कि ये बहुत आसान मुकाबले होंगे, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। नहीं, कतई नहीं। ठीक। भसीन साहब, सेठी साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं पत्रकारिता के, और जो वो बात कह रहे हैं उससे बहुत हद तक मैं इत्तेफाक भी रखता हूं, लेकिन बद्रीनाथ सीट और मंगलोर सीट सोचकर देखिए भसीन साहब, अगर कांग्रेस ने लड़ने का मन बना लिया, मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे लोकसभा में तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, चलो जाने तो, बात खत्म करो। जैसे उनके बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा ना लड़ेंगे नहीं हम। प्रदेश अध्यक्ष हाथ जोड़ते रह गए, साहब एक सीट पर तो कम से कम, बोले नहीं बाद में देखेंगे, नई पीढ़ी। अगर इन्होंने इस बार ये मन बना लिया कि मुकाबला देंगे, तो मुश्किल हो सकती है भसीन साहब? देखिए, कोई मुश्किल की बात नहीं है। बद्रीनाथ सीट पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी। अभी लोकसभा चुनाव में भी हमने अच्छे मत से जो है बहुत प्राप्त की थी। दो तीन मुद्दे अलग हो सकते हैं जो नरेंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन वहां पर तो जो जनता का मन था तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और इसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं है, बल्कि स्थिति और भी जो है सकारात्मक रहने वाली है और हमारा मार्जिन और बढ़ेगा। जहाँ तक आपने बंगलोर सीट की बात की है, तो लोकसभा चुनाव में तो एक प्रकार से एक सीधी स्थिति की फाइट थी, लेकिन अब विधानसभा में एक ट्रायंगल होने की संभावना है, क्योंकि पिछले विधायक के निधन पर ये चुनाव हुआ है। सरोज तिवारी जी वे बीएसपी के थे,
और मैं नहीं समझता कि बीएसपी अपना दावा इस सीट पर छोड़ने वाली है और इंडी गठबंधन की सहयोगी भी नहीं। देखिए, वैसे तो बीएसपी का एक अपना मिजाज रहा है, उपचुनाव बहुत कम, बहन जी का मन किया तो लड़ गए, तो नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस की जहां तक बात है, आप ये कह रहे हो बहुत आसान होगा ये मुकाबला, तो आपको लगता है वहां पर जो आप ही के मुताबिक जो डीएम फैक्टर है, एमडी कह लीजिए या डीएम कह लीजिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? जी जी दलित प्लस मुस्लिम, वो फैक्टर आपको परेशान कर सकता है देखिए कि नहीं? जी, पहली बात मैं ये कहूंगा कि मंगलौर सीट पर जो मुकाबला है, लोकसभा के मत इस कारण से अलग रहे कि बहुत सीधा मुकाबला था। अब मैं नहीं समझता कि बहन जी जो है इस सीट पर जहाँ पर उनका अपना दावा था उनके पास थी और उनके ही विधायक के निधन के बाद सीट खाली हुई, उसको अपना छोड़ेंगी तो चुनाव पर उतारेंगे। सेठी साहब रेड करना चाह रहे, फिर आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। मेरे सवाल का उत्तर आपने दिया नहीं, लेकिन बसीर साहब, सेठी जी प्लीज जल्दी से। तिलक जी, मुझे लगता है डॉक्टर भसीन साहब जो चाणक्य नीति है उसका एक दिन में मुझे लगता है 30 मिनट अध्ययन जरूर करते हैं। उनका जो जवाब है भसीन साहब का, कितना मजेदार जवाब है। वो ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस से हमें खतरा है, कहने लगे बसपा नहीं छोड़ेगी इनको, आप इनको हल्का मत समझिए। मतलब आप आप ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 30,000 गिरवारे थे हमारे। नहीं, इन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं को भी पढ़ाया है सेठी साहब, इसलिए। लेकिन आपका भसीन साहब ना करे, कांग्रेस की तो बात की बात है, आपको बसपा छोड़ दे तो बताना। तो ये आप ये देखिए, मतलब ये सीधे से जहां लड़ाई ना भी हो रही हो तो ये वहां पे झगड़ा करा देंगे। है वसीम साहब, मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल फाइट की जो बात है, हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी सीट निकालेगी। मेरा कहना यह है कि नहीं, ट्रायंगल फाइट होती है तो वो तो आपके लिए फायदा है ना सर? जी जी हैं, दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके लिए। जी नहीं, ये बात तो गलत नहीं कह रहा ना सर। खैर, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, अगर ये वाकई सीरियसली, मतलब विपक्ष तो अभी इनका मूड नहीं था, मिजाज नहीं था, कि इनको मालूम ही नहीं था लोकसभा में कुछ और करंट है। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि अगर कोई इनका बड़ा चेहरा या इन्होंने सीरियसली चुनाव लड़ने की ठान ली तो फिर मुश्किल हो सकती है वसीम साहब, मैंने ये सवाल किया था। बद्रीनाथ में तो इनके चेहरा ही कोई नहीं है, एकमात्र चेहरा के नाम पर राजेंद्र भंडारी जी थे और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और बहुत तरीके से उन्होंने अपना पत्र भी त्याग दिया, यानी कि बने रहे और बाद में पार्टी के एक्शन का इंतजार किया। भंडारी जी के तो मोबाइल में कई मिस कॉल थे सर 2012 में, हमने खुद देखे। खैर, नोटियाल जी, हाँ जी, मैंने सवाल किया था, वसीम साहब सवाल गोल कर गए। वो जैसे सेठी साहब बता रहे थे, चाणक्य नीति आजकल ज्यादा पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ये अगर आपके बड़े नेताओं ने थोड़ा चुनाव को सीरियसली ले लिया, उपचुनाव को, तो आपको लगता है आप लोग मुकाबला दे पाओगे? बिल्कुल मुकाबला देने नहीं, हम जीतेंगे। और राजेंद्र भंडारी जी के जाने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। आज हमारे पास 8-9 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से, और निश्चित मुझे लगता बद्रीनाथ से? निश्चित आपने देखा होगा, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो बद्रीनाथ में ही गए हुए थे और वहां पर सबसे रणनीति बन रही है, बात कर रहे हैं किसको टिकट दिया जाए, और वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल जाने के बाद और बढ़ा है। और पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि राजेंद्र भंडारी जी अपना जीते हैं, राजेंद्र भंडारी जी कांग्रेस पार्टी से जीते, वहां से कांग्रेस पार्टी जीती थी। और निश्चित इस बात की हमें उम्मीद है। नोटियाल जी, एक सवाल पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे? हम नाराज क्यों होंगे सर? ये भंडारी जी का इतिहास जानते हो आप? देखिए, हमें किसी का इतिहास भूगोल नहीं जानना। नहीं, आपने कहा ना कांग्रेस की टिकट से वो चुनाव जीते, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इतिहास जानते हो आप उनका? ठीक है, कोई बात नहीं, कभी आज का इतिहास आपको नॉलेज में होगा। नहीं, मुझे तो बहुत, मुझे जो नॉलेज में है वो आपको नॉलेज में नहीं होगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, उनका इतिहास जानते हो आप? और मुझे आज का इतिहास भी मालूम है। देखिए, इतिहास, भविष्य, वर्तमान कई चीजें मायने रखती हैं। हाँ। उस समय इनकी धर्मपत्नी पे कोई आरोप नहीं लगा था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2-3 बार इन पर आरोप लगाया गया, इनकी पत्नी को हटाया गया। वहां की आम जनता से जहां तक हमारी बात हुई है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस बार राजेंद्र भंडारी जी को हम जिताएंगे। और निश्चित यकीन मानिए, ये चुनाव निष्पक्ष अगर सरकार कराती है तो अच्छा, हमारे हित में ही का वो वोट मिलेंगे। वसीम साहब वेट करना चाह रहे हैं। वसीम साहब ये कह रहे भंडारी जी से जनता नाराज है, इस बार जो है हाथ पर मोहर लगेगी, प्रत्याशी कोई भी हो। कह रहे 7 लोग तैयार हैं, आप कह रहे हो एक भी नहीं मिल रहा, कह रहे 7 तैयार हैं। देखिए, आशीष जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही, उन्होंने कहा अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ, यानी कि चुनाव की पराजय तो मान ही ली, ये वही स्थिति है जब इस चुनाव से पहले लोकसभा वाले ने भी, उनकी प्रियंका जी ने कहा कि ईवीएम अगर गड़बड़ नहीं हुआ तो हम उनको 150 सीट नहीं मिलेंगी। हाँ। तो कांग्रेस जब ये बयान देती है तो सीधा मतलब है कि इसको मालूम है कि चुनाव
हारेगी। तो हारने के जब पहले ही उसके बहाने ढूंढे जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये स्वीकृति होती है। ये आप गुरुजी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ की असलियत को समझे, वहाँ जनता क्या चाहती है इसको समझे। आप लोगों ने जो तानाशाही कर रखी है, वहाँ का तीर्थ पुरोहित आपको श्राप दे रहा है। जिस प्रकार से आपने तीर्थ पुरोहितों के घरों को तोड़ा हुआ है, वहाँ जनता त्रस्त है इन लोगों के कारनामों से। जोशी मठ की लोकसभा में जोशी मठ में भंडारी जी जब तक थे तब तक हर मुद्दों पे प्रमुखता से उठाते थे, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए वो जोशी मठ का मुद्दा भूल गए। आज जोशी मठ में फिर दोबारा गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं। जोशी मठ की जनता को किस तरह से हमने सड़क पर ला दिया, बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों को आपने किस तरह सड़क पर लाने का काम किया, मुझे नहीं लगता जनता ये भूलेगी। और हमारे दिखाने का नहीं बसीन साहब एक मिनट आशीष जी, एक बसीन साहब, अगर ये जोशी मठ वाला मुद्दा वहां पर बड़ा मुद्दा बन गया तो जोशी मठ के अंदर जो कांग्रेस के द्वारा प्रचार किया गया वो अपने आप में आधारहीन सिद्ध हुआ है। नहीं कांग्रेस के द्वारा नहीं, राजेंद्र भंडारी जी के द्वारा किया गया। देखिए वो राजेंद्र भंडारी द्वारा प्रचार किया गया था, वो झूठा प्रचार था ना। मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने वहाँ पर जितने बड़े स्तर पर काम किया है, नहीं राजेंद्र भंडारी इसका मतलब झूठ बोल रहे थे वहाँ जोशी मठ को लेकर। आप कांग्रेस विषालक हो गया, लेकिन जो तथ्य की बात है कि वहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन का काम हुआ है, पुनर्वास का काम हुआ है, मुआवजे का काम हुआ है, नहीं तो फिर राजेंद्र भंडारी सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोले हुए थे? नहीं राजेंद्र भंडारी जब कांग्रेस में रहे होंगे तो बोला होगा उन्होंने। अच्छा तो मतलब बीजेपी में आए तो चुप हो गए क्यों? तो विपक्ष से कांग्रेस के लोग बोलते हैं, कांग्रेस के आज भी जो है राहुल गांधी के अंदर बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक सेठी साहब जी जी मैं केवल आपके माध्यम से सिर्फ एक बात डॉक्टर भसीन साहब से मतलब बहुत बेबाकी से बताइएगा डॉक्टर कि जैसे बागेश्वर का जो चुनाव था, प्लीज ऑडियो उठा दीजिएगा सेठी जी, क्या ये उसी तर्ज का चुनाव है? वैसी ही सहानुभूति है यहाँ पे कहीं? यहाँ टफ आपकी फाइट है ये तो मानते हैं। मैं आप चूंकि मैंने पत्रकारिता आपसे सीखी है, मैं इसलिए आपसे झूठ की उम्मीद नहीं करूंगा। बोलिए बसीन साहब। देखिए पहली बात हो गया नहले पर डाला, नहीं नहले पर डाला नहीं, मैं सीधी जवाब दे रहा हूँ। हाँ सीधा जवाब दे रहा हूँ कि इस चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और सेठी जी आप बहुत दूर मत जाइए, अभी कुछ दिन पहले ही बद्रीनाथ की जनता ने एक बहुत अच्छा जो है लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया है, अच्छी लीड मिली है। तो अभी कुछ दिनों के अंदर ही हुआ ये 8,000 2 महीने पुरानी बात नहीं है। जो दुष्प्रचार होना था ये बातें कही जा रही बावजूद जो है बीजेपी के कैंडिडेट को एक अच्छी लीड मिलती है, यानी कि जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा था वो जनता ने देख लिया था कि झूठ बोला जा रहा है। तो ऐसे में भाजपा के पक्ष में थी। नहीं सेठी जी इत्तेफाक नहीं रखते, सेठी जी प्लीज जल्दी से। ठीक है उनका ये मेरा सवाल ट्विस्ट कर गया। मेरा कहने का मतलब है मेरा भाजपा या कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर बात नहीं है, मैं प्रत्याशी की चाल चरित्र के ऊपर बात कर रहा हूँ। क्या वो जनता के मैंडेट को जिस तरीके से एकदम धिक्कार के आगे निकलता है, क्या इस बार जनता बर्दाश्त करेगी? सेठी जी आप उत्तराखंड के इतिहास को एक बार देखिए, उत्तराखंड के इतिहास को देखिए और पूरे देश के इतिहास को देखिए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमारे सामने पूरे देश में भी हैं, यहाँ पर भी। अंततः होता क्या है? अंततः होता ये है कि पार्टी कौन सी है, इसका शीर्ष नेतृत्व क्या है, प्रदेश नेतृत्व क्या है, पार्टी की सरकार ने हमारी बात अगर आप जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा का भारी होता है। भाजपा ने जो है वहाँ पर काम किया है, हमारी राज्य सरकार ने काम किया दामी जी के नेतृत्व में, और साथ ही प्रधानमंत्री काम करते हैं। ये सारे केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो दल बदलू और जो एन मौके पर आपने मैंडेट लिया कांग्रेस का, आप भाजपा में चले गए। ऐसे ही आपके साथ भी हुआ, भाजपा का मैंडेट लेके कांग्रेस में आ गए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्या ऐसे अवसरवादी दल बदलुओं को वहां की जनता कोई पनिश करने के लिए रेडी होगी? देखिए पहली बात तो ये, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने 2 बातें आपके सामने रखी हैं। पहली बात है कि चुनाव के अंदर कई सेक्टर काम करते हैं। चुनाव के अंदर सरकारों ने क्या काम किया, विकास काम हुए कि नहीं हुए, ईमानदारी से काम हुए कि नहीं हुए, अगर सारे सेक्टर आप जोड़ेंगे तो भाजपा का चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व है, उसकी भूमिका और उसका योगदान जनता के सामने है।
यानी उनकी प्रत्याशी कोई महत्व नहीं रखता, आप ये कह रहे हैं? प्रत्याशी का महत्व तो होता है, लेकिन सारी बातें जोड़ने के बाद ही होता है। और मैंने अभी कहा नहीं, बसीन साहब जो बात कह रहे हैं ना सेठी जी, उनकी बात में कुछ दम भी है। जो आप दल बदलू तो छोड़िए, ये नोटियाल जी की पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं उत्तराखंड में, उन्होंने बोला कि मेरी सरकार को पीठ पे खंजर घोंपा गया, मेरी सरकार की हत्या की गई, और जिन्होंने हत्या की थी जनता से कहा था इनको वोट मत देना। पब्लिक ने कहा कि भैया नहीं, हरक सिंह रावत चुनाव जीते, सुबोध उनियाल चुनाव जीते, बोगड़ा जी चुनाव जीते, और यहां तक कि यशपाल आर्य जी भी और अपने बेटे को चुनाव जितवा दिया। वो बात कह रहे थे, बसीन साहब कह रहे कि जनता भूल जाती है दल बदल, यही कह रहे थे ना बसीन जी? मैं ये कह रहा था कि कुल मिलाकर के जो काम होते हैं, केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों, जनता के सामने पार्टी जिसके सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है, हाँ, उसके नेतृत्व को ध्यान रहता है। हाँ, कैंडिडेट की बात अगर जहां तक होती तो हरक सिंह रावत को लेकर क्या कुछ कहा था धन सिंह रावत जी ने, मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो पब्लिक उसको ध्यान में रख के वोट थोड़ा करती। सेठी जी वही कह रहे बसीन साहब। आशीष नोटियाल जी, ये भाई भंडारी जी वाला जो मसला है, चलिए ठीक है, जो आप लोग आपस में लड़ते रहिए, लेकिन भंडारी जी की पांचों उंगलियां हमेशा घी में रही हैं, मालूम है नोटियाल जी? पांचों उंगलियां रही है तो हमेशा रहेंगी, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमेशा तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, मंगलोर पर आ जाइए थोड़ा सा। आरोपित है मंगलोर में कहां उम्मीद दिखाई दे रही है आपको, और क्यों? वसीम साहब कह रहे हैं अगर ट्रायंगल फाइट हुई तो फिर तो हम जीतेंगे। देखें, वो तो सबको पता है कि कौन जीतेगा। मंगलौर सीट तो हमारी जीती हुई है, उसमें तो बात ही मत करें आप। लेकिन जिस प्रकार से अभी वसीम साहब बोल रहे थे कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व, उस नेतृत्व को हमने लड़खड़ाते हुए देखा है। 10 लाख वोट से जीतने की बात कर रहे थे, 1.5 लाख वोट में सिमट के रहे, वो तो हारते हारते बचे। अगर हमारा कोई ऐसा कैंडिडेट होता जो उनको ढंग से टक्कर देता और हम लोग सीरियसली उसमें करते तो शायद ये लोग हार जाते उस सीट पे। तो मानते हो ना, नेतृत्व मानते हो ना आपके बड़े नेता भगोड़े रणछोड़ दास हैं? नहीं, अगर हमने वहां पे केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात कर रहे हैं, देखें आप देखें 1.5 लाख वोट से अगला आदमी जीत रहा है, जो पूरे देश में हर आदमी को 5 लाख वोट से जिताने की बात करता था। जो खुद 10 लाख वोट से जीतने की बात करता था वो 1.5 लाख वोट से जीता। तो केंद्र की हारी भी ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी भी हारे थे, ध्यान रखिएगा। वक्तव्य देने के पहले राहुल गांधी को उनके घर में हराया गया था, उनके घर में हराया गया था। ये मत भूलिए। और वायनाड से भागे थे, बताइए ना, वायनाड से भागे थे। अगर उसकी हिम्मत थी कि वहां पर जीत जाएंगे, वायनाड से भागे थे। और वायनाड में लोग मतदान के बाद घोषणा करी कि मैं रायबरेली में जाऊंगा। अब इतना आत्मविश्वास था। और प्रियंका की टिकट किससे का था? प्रियंका जी को तो आपके परिवार के जजों ने काट दिया, क्योंकि राहुल जी प्रियंका जी से रखते हैं, प्रियंका जी से डरते हैं वो, इसलिए राहुल गांधी कभी भी प्रियंका जी को आगे नहीं बढ़ने देते। घर का झगड़ा है, उनके दामाद उनके जीजा जो मांगना चाह रहे थे टिकट, कभी नहीं दिया आपके कांग्रेस के लोगों ने। तो सोनिया जी की और राहुल जी पसंद है। अरे घर का झगड़ा है, याद जानिए। आशीष जी एक मिनट बसीन जी, एक मिनट, वो आपस में उनके घर का मामला है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के साथ एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहूंगा। जैसे आप लोग कह रहे हो कि हमारे बड़े नेता, सेठी साहब देखिए कितनी बड़ी बात है, इनके रोज प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे अगर बड़े नेता लड़ते तो चुनाव का नजारा कुछ और होता। किन्होंने मना किया था आपके बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने से? ऐसे नेताओं को तो बड़ा नेता कहना ही छोड़ देना चाहिए आप लोगों को, जिनके रोज जिंदाबाद के नारे लगाते हो नोटियाल जी आप लोग। नेता बनता है चुनाव जिताने से, चुनाव लड़ने से। यहां पे बताऊं, हमारे बीच में नहीं है शख्स, मैं उनका नाम लेकर बता देता हूं आपको। सितारगंज में पूरी सत्ता चुनाव लड़ रही थी विजय बोगड़ा जी का, विजय बोगड़ा जी का पूरी सत्ता चुनाव लड़ रही थी सितारगंज में, उपचुनाव 2012-13 का जिक्र कर रहा हूं नोटियाल जी। एक अकेले दम पर प्रकाश पंत उतरे थे चुनाव लड़ने के लिए, अकेले दम पर बोले मैं लड़ूंगा, संगठन नहीं खड़ा था लेकिन फिर भी अकेले दम पे चुनाव लड़े। बोलिए आप लोग गलत बोल रहा हूं मैं? नेता बनता है चुनाव लड़ने से साहब। मैंने इसलिए वसीम साहब को कहा था अगर इन लोगों ने सीरियसली ले लिया चुनाव इतना आसान होगा आपके लिए। आपके तो बड़े नेता चुनाव लड़ने से पहले रण छोड़ के भाग जाते हैं। किस बात के बड़े नेता नोटियाल जी? देखिए, अब चुनाव जो हो गए हैं लोकसभा से, उससे निश्चित पार्टी के कार्यकर्ता का और जनता का मनोबल पार्टी की तरफ बढ़ा है, और निश्चित बड़े विश्वास के साथ और बड़ी ताकत के साथ अब आने वाले। सर कौन सी ताकत की आप बात कर रहे हैं? जीतेंगे। आप कौन सी ताकत की बात कर रहे हैं? वही ताकत जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में होती है, उसी ताकत की बात। एक बड़ा नेता कहता है कि मेरे बेटे को टिकट दे दो, और आशीष नोटियाल खड़े होकर देखते रह जाते हैं। आप कहां ताकत की बात कर रहे हो?
और सुनिए, मंगलोर सीट का अगर जिक्र आप कर रहे हैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, भगवानपुर का मिजाज भी जान लेना, रास्ता वही है। निश्चित, अगर हमने काम किया, मेरी बात समझ रहे हो ना आप, तो हमें समर्थन जरूर करेगी। भगवानपुर का तापमान भी जरा चेक कर लेना, कांग्रेस के लिए बेहतर होगा भगवानपुर में, और फिर उसके बाद मंगलोर की तरफ रुख करिएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं नोटियाल जी? निश्चित आपकी सलाह पे जरूर काम होगा, और पार्टी पहले में आपके नेता को सलाह। सेठी साहब ये कह रहे हैं जीत जाएंगे बस। देखिए, आपको तो आशीष नोटियाल जी ने प्रशांत किशोर बना दिया कि आपकी सलाह पे काम होगा। अब आपने बताइए, देखिए इतना आसान तो है नहीं है यहाँ पे जितना, लेकिन ये जरूर है कि मार्जिन है वो 10 डबल है। 21,000 वोट पड़े थे भाजपा को इस क्षेत्र से, हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से, जो ये अब विधानसभा जहाँ चुनाव होने जा रहा है, और कांग्रेस को उसी जगह से 41,000 डबल से भी ज्यादा पड़े थे। तो ये अगर ओवर कॉन्फिडेंस ना होकर और स्ट्रेटेजिकली तरीके से ये चुनाव को लड़ें, तो मुझे लगता है ये सीट लेवल इनको मिल सकती है। अगर वहां पे कॉन्टेस्ट ज्यादा भी कड़ा हो गया बद्रीनाथ में, तो 2 में से 1 सीट तो मिलेगी। ये इस बात पे तो वकील साहब भी सहमत होंगे। अगर हम लोग प्रवक्ता या एनालिस्ट के तौर पर ना देखें, एक बार निष्पक्ष रूप में देखें, तो एक सीट तो दोनों के पास जाती है। बात सही कह रहे हैं। चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूंगा नोटियाल जी, देखिए सेठी साहब है यहाँ पर मौजूद, बहुत लंबा अरसा हो गया, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं इस बात को। भंडारी जी की जहां तक बात है ना, भंडारी जी बद्रीनाथ सीट पर वहां पार्टी सिंबल की बात नहीं है। भंडारी जी का इतिहास देखिएगा, 2007 में वो आप लोगों से टिकट मांगते रह गए, आपने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़े, कमर में प्रॉब्लम थी, एक दिन प्रचार करने नहीं गए। ये गूगल में नहीं मिलेगा आपको, मैं गूगल देवता की शरण में नहीं जाता, ये आपको गूगल पे मिलेगा भी नहीं। ठीक, चुनाव जीते, देहरादून के एक होटल में थे, होटल से गायब हो गए। यशपाल बेनाम उनके साथ थे, वो भी निर्दलीय गायब हुए। उसके बाद एफआरआई में मिले। एफआरआई में एक उन्होंने पत्रकार को इंटरव्यू दिया, बोले किसको समर्थन करेंगे, बोले पहले यशपाल बेनाम से पूछो। यशपाल बेनाम उस पत्रकार के साथ खड़े थे, यशपाल बेनाम बोले खंडूरी जी को करेंगे। फिर हमने पूछा राजेंद्र भंडारी जी से, भंडारी जी किसको समर्थन करोगे, पहले दिखाओ यशपाल बेनाम ने क्या कहा। यह गूगल में नहीं मिलेगा आपको, बता रहा हूं मैं जो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खंडूरी जी को समर्थन करता हूं, यह मेरा ऐलान है। फिर उसके बाद वो मंत्री बने। क्या ठीक है, बार्गेनिंग चल रही और वो सौभाग्य से वो पत्रकार मैं ही था जिन्होंने उनको बस। तो आपको पता है वो दिन में और आज के दिन में फर्क है। 2007 से आज मैं आपको वही बता रहा हूं साहब। वो बद्रीनाथ के विधायक के तौर पर उनके मोबाइल में कितने मिस कॉल आए थे किस किस के, वो बसीन साहब से अकेले में पूछिएगा, बता देंगे आपको। ठीक, तो इसलिए भंडारी जी की ताकत को कम मत आकिए। वहां वो ठीक है, उनका अपना एक रुतबा है, सियासत बद्रीनाथ की करते हैं, लेकिन कोठी देहरादून में भी है। हाँ, तो इसलिए देहरादून वालों के साथ उनके अच्छे संपर्क हैं, और आपके बड़े नेताओं के साथ तो खास तौर पर। समझ गए ना मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्त पे छोड़ देते हैं, मेहनत सब करेंगे, और जो सही किया होगा जनता उसका साथ देगी। सेठी साहब चलते चलते बता जाऊं क्या कुछ? बिल्कुल बताइए। मैं, क्योंकि जितना आपने पिटारा खोला है, आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो पैनल में लोग चुप हैं और आप ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, वो क्योंकि फिर सतपाल महाराज जी वाला किस्सा भी आ जाता, मैंने कहा अगली बार। देखिए बसीन साहब मुस्कुरा गए। राजेंद्र भंडारी और सतपाल महाराज जी के बिना सियासत अधूरी भी है वहां की, ये एक अलग किस्सा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू सो मच नोटियाल जी, बसीन जी थैंक यू सो मच। तो उत्तराखंड की सियासत में कई किरदार हैं, और उन किरदारों में एक किरदार राजेंद्र भंडारी भी है। और अब भंडारी जी की सीट पर क्या भंडारी एक बार फिर से चौका मारेंगे? इस बार रहा आसान नहीं है, यह भी तय है। और मंगलोर में भी समीकरण बदले बदले से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।